हेलो गाइस, तो आज मेरा रिव्यू रहेगा हिटमैन का। और हिटमैन वर्ल्ड ऑफ असैसिनेशन, जैसा आप जानते हैं, ये 3 गेम्स का कॉम्बो है। तो इसमें हिटमैन 1, हिटमैन 2, हिटमैन 3, ये 3 गेम्स है। तो हिटमैन जो है बेसिकली ये जो थर्ड पार्ट इनका आया था, इन्होंने फिर उसका एक कॉम्बो बना दिया। तो उसी को हिटमैन वर्ल्ड ऑफ असैसिनेशन ट्रिलॉजी कहते हैं। तो इसमें 3 गेम्स हैं और सारे मिशन आप एक जगह एक्सेस कर सकते हैं और आप एक ही इंटरफेस से सारे गेम खेल सकते हैं। तो हिटमैन, जैसा कि हम जानते हैं, स्टेल्थ गेम है और स्टेल्थ गेम लवर्स को ये बहुत अच्छा लगेगा, जो भी जिन्हें मतलब जो छुप के मारने वाला जो गेम रहता है। जैसे आप स्प्लिंटर सेल भी इस तरह का एक गेम आया था, तो उसी टाइप का गेम है। और इसके जो पहले गेम्स आए थे, साइलेंट असैसिन और एब्सोल्यूशन आया था और इस तरह का आया था, तो उसी का कंटिन्यूशन है। बस स्टोरी कंटिन्यूशन नहीं है, इसकी स्टोरी थोड़ी न्यू है, इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। और जो लोग स्टेल्थ गेम लवर्स हैं, जो छुप के मारने वाले गेम्स को प्यार करते हैं, जैसे कि स्प्लिंटर सेल है और इस तरह के जो गेम्स होते हैं, और उन्हें ये गेम बहुत अच्छे लगे। उनके लिए मासिव ऑर्गेज़म कह सकते हैं ये गेम। तो अब इसके बात करते हैं उसके गेम प्ले की। तो गेम प्ले इसमें बेसिकली हिटमैन जो है सैंड बॉक्स गेम है। तो सैंड बॉक्स से मतलब है कि इसका एक बड़ा सा मैप रहता है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा आप आगे बाहर नहीं जा सकते। मतलब एक आपको खेलने के लिए एक लोकेशन दे दी है, और तब भी इसके मैप्स काफी बड़े रहते हैं। मतलब आप थोड़ा आपको थकान हो जाए खेलते खेलते, और काफी एक्सप्लोरेबल होते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई जगह खाली पड़ी है, और इस तरह का नहीं होता है। और आपको हिंट्स हैं कि क्लूज हैं कलेक्ट करने होते हैं, और उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो आपको टारगेट एलिमिनेट करना होता है, उसे मारने के लिए आपके मल्टीपल स्टाइल्स होती हैं। जैसे आप उसे स्ट्रैंगल कर सकते हैं, गला दबा सकते हैं, और उसके ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट्स फेंक सकते हैं, पॉइजन कर सकते हैं, उसके छाले में पॉइजन मिला सकते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन कर सकते हैं, बिजली का करंट दे सकते हैं, उसे धक्का देके मार सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं। जैसे कोई इकट्ठा हुई मूर्ति उसके ऊपर गिर गई या उसके नीचे की जमीन कोलैप्स हो गई, तो इस तरह का इसमें मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो एक्सीडेंट्स के लिए ही ये हिटमैन जाना जाता है। तो कैसे वो सिचुएशन बनानी है, कैसे मान लो कोई स्टैचू है, उसका नीचे का स्क्रू ढीला कर दिया, कहीं पे इलेक्ट्रिक वायर में पानी फेंक दिया, कहीं पे मान लो स्लिपरी है, वहाँ तेल डाल दिया, इस तरह का वो हरकतें करता है। तो एजेंट 47 बेसिकली इसीलिए फेमस है क्योंकि उसके मारने का तरीका बहुत डिफरेंट और यूनिक होता है। तो बेसिकली इसमें ईव ड्रॉपिंग, जैसे कि मतलब क्या कान लगा लेना, वो सब ज्यादा करता है। तो ये मेजर कंपोनेंट है इस गेम का। तो इसमें क्या होता है कि आपको सुनना होता है कौन क्या बात कर रहा है, तो इसके क्लूज कलेक्ट करने होते हैं, उसी हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जब आप क्लूज कलेक्ट करते हैं तो फिर आप टारगेट एलिमिनेट करने के लिए आपको हिंट पता लग जाता है कि हाँ भाई, मान लीजिए वो आज किसी से मिलने वाला है, तो आप उसके डिस्गाइज में उसके पास चले गए, या फिर उसका कोई ऑर्डर आने वाला है, फूड डिलीवरी आने वाली है, या उसका कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ है, तो आपने सुन लिया, आप वैसे ही डिस्गाइज पहन के या उसे मार के आपने वो डिस्गाइज पहन लिया है, वो चीज़ ले ली, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रोफेसर का इंतजार कर रहा है, प्रोफेसर बन गया। तो स्टेल्थी गेम है बेसिकली, इसमें मार धाड़ वाला काम नहीं है। अगर आप स्टोरी के हिसाब से चलेंगे तो आपको गन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ खेलते खेलते ही आप इस गेम को बहुत क्लीनली खत्म कर सकते हैं विदाउट एनी किल्स। तो किल्स इसमें पसंद नहीं कर रहे आते, जितना आप किल करेंगे उतना आपका गेम, मतलब आप उतना गेम अच्छे नहीं है। बिना किल के सिर्फ आपको टारगेट को एलिमिनेट करना है। टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए आपको स्टोरी फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप स्टोरी के हिसाब से चलेंगे तब आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसमें दे सकते हैं। तो अगर आपने गोली बारूद करा वो तब भी आप कर सकते हैं, तब भी आप जीत जाएंगे, लेकिन आपको गेम का मजा नहीं आएगा, स्टोरी नहीं पता लगेगी, कैसे कैसे उसे मार सकते हैं ये नहीं पता लगेगा। तो अच्छा यही है कि आप उसकी स्टोरी के हिसाब से चलें। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बता दें। पहला टर्म तो आईसीए है। आईसीए इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स एजेंसी। तो ये बेसिकली एजेंसी है जो वर्ल्ड वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, और ये इसमें कई सारे लोग हैं और कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। और वो लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उस आदमी को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसमें कोई हिडन कॉन्स्पिरेसी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो आपको क्लाइंट मारना है उसी को मार सकते हैं, ठीक है। और ये क्लाइंट का आइडेंटिटी में छुपा के रखते हैं कि आपको किसने मारा, कैसे मारा, ये नहीं पता लगता। सेकेंड जो टर्म है वो प्रोविडेंस है। प्रोविडेंस बेसिकली इल्यूमिनाटी की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है।
और ये क्या है, ग्लोबल डोमिनेंस जा रही है, वही कुछ कुछ इल्यूमिनाटी की तरह। और उसके मेंबर्स हैं हर जगह, पॉलिटिशियन हैं और टेक्नोक्रेट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, अमीर लोग हैं, गरीब और अमीर लोग, पावरफुल लोग हैं, मिलिट्री के एक्सपर्ट हैं, तो वो लोग इसके मेंबर हैं। वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई है। थर्ड है जो टर्म इसमें बहुत आएगा, जो एजेंट 47, जो ये मेन प्रोटैगनिस्ट है, इसकी मेमोरी को डिलीट कर दिया गया है और बेसिकली हार्डकोर हिटमैन है। और ये मारने से पहले सोचता नहीं है, बहुत अच्छे से मार देता है और काफी स्ट्रांग है, और इसे मतलब जो टारगेट दिया था वो एलिमिनेट कर देता है। अब बात करते हैं जो इसकी स्टोरी की। तो स्टोरी मेरा कोशिश रहेगी कि मैं स्टोरी इसकी इजी से इजी कर दूं, क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी मुश्किल है। तो अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगी। तो स्टोरी अगर आप समझ जाएंगे फिर आपको गेम में भी मजा आएगा, क्योंकि गेम में कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो क्या रहा है, मतलब स्टोरी कहाँ जा रही है। तो स्टोरी जब बिगिन होती है तो दिखाते हैं एक शैडो क्लाइंट है, तो उसने क्या है, आईसीए को हायर करा है 2 लोग को निपटाने के लिए। तो शैडो क्लाइंट कौन है क्या है इसका नहीं पता, पर पेरिस में वो जाते हैं, तो पेरिस में जाके एलिमिनेट करता है। तो बेसिकली उनके पास एक लिस्ट होती है प्रोविडेंस मेंबर्स की, तो वो लिस्ट उसे चाहिए होती है शैडो क्लाइंट को। तो वो क्या करता है कि उस लिस्ट से वो प्रोविडेंस को टारगेट करता है। तो ये बात आईसीए को नहीं पता होती कि वो टारगेट करने वाला है कई लोगों, और आईसीए को इसके बाद ही पता लगता है कि वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बनाकर प्रोविडेंस के ही मेंबर्स को टारगेट कर रहा है। तो बेसिकली मतलब फिर वही जो आईसीए का रूल है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट नहीं कर सकते, तो इंडिविजुअल नहीं ऑर्गेनाइजेशन के पीछे है। और इसके बाद लूकस को ये लिस्ट पता लग जाती है, तो वो मतलब वो एजेंट 47 का यूज करता है ये अपने फायदे के लिए। तो जब आईसीए को ये बात पता लगती है तो लूकस ग्रे को ये लोग बोलते हैं कि हमें लूकस ग्रे आर्मी नहीं चाहिए, और प्रोविडेंस बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोविडेंस से कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता। तो आईसीए के ऊपर काफी प्रेशर आ जाता है। जो इनका जो मेन डायरेक्टर है सॉडर्स, वो क्या करता है, डील करता है कि मैं आप 47 को छोड़ दीजिए, 47 इनका मेन एसेट है, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, हमारे एजेंट्स हैं, वो है जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो 47 को ये बात अच्छी नहीं लगती है, तो वो सॉर्डर्स को ही मार देता है, डायरेक्टर जो आईसीए का, और बाकी एजेंट्स की जान बचा लेते हैं। तो उसके बाद एक प्रोविडेंस का ही आदमी डायना से मिलता है। डायना जो इसकी हैंडलर है, जो हिटमैन का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो उसे बोलते हैं कि आप जो मेन शैडो क्लाइंट आप उसे कैप्चर करिए, और हम जो है वो 47 की जो मेमोरी चली गई थी उसे हम वापस कर सकते हैं, हमारे पास वो चीज़ है जिससे हम वापस आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब इससे ये भी पता लगता है प्रोविडेंस और उसकी मेमोरी जाने का कोई लिंक है। तो प्रोविडेंस इतनी सीधी ऑर्गेनाइजेशन नहीं इतना दिख रही है, कहीं ना कहीं उनके अल्टीरियर मोटिव्स भी हैं। इसके बाद हिटमैन 2 की बात करें तो हिटमैन 2 बेसिकली इसमें रोल रिवर्स हो गए। जो पहले शैडो क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे, अब वो प्रोविडेंस के साथ काम कर रही थी आईसीए, और इनकी एक छोटी सी अलायंस टाइप की बन गई है। और अब ये शैडो क्लाइंट की जो लोकेशन है, जो उसके मेन अलाई हैं और जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में, कंबोडिया में, कोलंबिया में, मायामी में, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो उसके बाद पता लगता है कि इसका नाम लूकस ग्रे है। ये पहले कोई सिक्योरिटी हेड था प्रोविडेंस का, अब ये सेंट्रल यूरोप में रहता है। तो बेसिकली हिटमैन 2 आप कह सकते हैं चूहे बिल्ली का गेम है, और इसमें लूकस ग्रे उन्हें टारगेट करेगा, वो लूकस ग्रे को टारगेट करेंगे, उसके जो एलाइज है उन्हें वो टारगेट कर रहे हैं। और जो इसी में लूकस ग्रे को कहीं ना कहीं से एक एंटीडोट मिल जाती है टारगेट करके, जो एंटीडोट जिससे हिटमैन की मेमोरी वापस आ सकती है। तो बेसिकली ये लोग सब रोमेनिया पहुंचते हैं। रोमेनिया में लूकस ग्रे एजेंट 47 से मिलता है और उसे बता देता है कि हम लोग कैसे साथ में थे, और हम लोग प्रोविडेंस को खत्म करना चाहते थे, और तुम्हारी मेमोरी वाइप आउट कर दी गई। और ये बेसिकली क्लोन बनाया गया था, ये 47 जो था क्लोन था। तो लूकस ग्रे से पूरा अपना हिस्ट्री और पूरी ज्योग्राफी बता देता है। उसके बाद ये 47 पगला जाता है। 47 कहता है ये तो मेरी तो मेमोरी डिलीट कर दी, मुझे तो किलर बना दिया। तो अब मतलब लूकस ग्रे जो है वो रिवर्स कर देता है 47 को आईसीए के, और आईसीए तो नहीं बेसिकली प्रोविडेंस के खिलाफ कर देता है। और इसके बाद एक और चीज पता लगती है कि जो प्रोविडेंस है इनका एक आदमी होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है उसे पता रहता है कि कौन 3 लोग हैं जो संभाल रहे हैं प्रोविडेंस को। कांस्टेंट सेकंड इन कमांड है प्रोविडेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली कांस्टेंट का नाम जानूस होता है, कोई सीआईए का पुराना आदमी होता है। तो उसे ये लोग समझ जाता है कि ये जब तक रहेगा, तो उसी से ये लोग पता लगाते हैं कि है कौन बेसिकली ये मतलब प्रोविडेंस के पार्टनर्स। तो जानूस से ये लोग फिर एक आइलैंड में पहुंचते हैं,
उसके एक पास फाइल होती है। वहाँ आइलैंड पे नया कांस्टेंट आया हुआ है। तो फिर जो नया कांस्टेंट है वो आर्थर एडवर्ड्स है। जानूस को तो ही मार देते हैं। तो नया कांस्टेंट का इलेक्शन आर्थर एडवर्ड्स वहाँ पे बनता है। तो आर्थर एडवर्ड्स के लोग किडनैप कर लेते हैं। तो आर्थर एडवर्ड्स ही बताता है कि इनकी 3 फैमिली हैं, इनग्राम, कार्लिसले एंड स्टूविसांट। यही फैमिली इसे चलाती है प्रोविडेंस। एक और जो सीक्रेट पता लगता है कि एजेंट 47 ने ही डायना जो हैंडलर थी उसके पेरेंट्स को मारा था बॉम्ब लगा। तो बेसिकली ये भी एक सीक्रेट हिटमैन 2 में रिवील हुआ है। तो हिटमैन 2 के एंड तक लूकस ग्रे पता लग गया है और डायना के पापा मम्मी कैसे मरे वो पता लग जाता है। हिटमैन काफ़ी चीज़ें रिवील हो जाती हैं। प्रोविडेंस क्या है, प्रोविडेंस ने क्या करा था, उसकी मेमोरी डिलीट कर दी थी और ये लोग एक्चुअली प्रोविडेंस के खिलाफ हो गए थे। तो ये भी पता नहीं है 47 को। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। हिटमैन 2 जो है बेसिकली स्टोरी क्लियर कर देता है। उसके बाद के कंटिन्यूएशन हिटमैन 3 है। तो हिटमैन 3 में स्टार्टिंग से ही मतलब वो लोग पार्टनर्स को एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जो 3 मेन जो फैमिली है, अब इन्हें ये बात नहीं बताती है कि आर्थर एडवर्ड्स जो कांस्टेंट था जिन्हें इन्होंने कैप्चर करा था वो छूट गया। Found them? Yeah, right here. But no, wait a minute, something's off. See here? All those controlling shares, those are basically the backbone of the Providence Empire, but they're not going to the new partner identities. What do you mean? I mean, they're allocated to someone else. Everything is. The partners are left with no real control. Who is Arthur Edwards? The Constant. वो छोड़ के वो खुद प्रोविडेंस का जो मतलब मेन आदमी बनना चाहता है और उसने डायना को भी अपने साथ लेने की कोशिश कर ली है। डायना को उसने बोला कि तुम कांस्टेंट मत जाओ, अब मैं अब लीडर बनूंगा प्रोविडेंस का। तो डायना को वो ये भी बता देता है कि तुम्हारा जो माँ बाप का कत्ल हुआ था 47 ने करा था। 7 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I'll look forward to your call. तो डायना डबल गेम इसमें खेलती है हिटमैन 3 में। तो और इसी में आईसीए की पूरी आइडेंटिटी भी खुल जाती है। आईसीए का जो जितने एजेंट्स सबके नाम खुल जाते हैं। आईसीए बेसिकली एज एन ऑर्गेनाइजेशन अब खत्म हो गई। अब सारा गेम जो चल रहा है वो डायना, आर्थर एडवर्ड्स, एजेंट 47 और लूकस ग्रे में। लेकिन लूकस ग्रे फिर मारा जाता है। जो ये एडवर्ड्स जो है आर्थर एडवर्ड्स कांस्टेंट ये मरवा देता है लूकस ग्रे। तो बेसिकली 3 मेन प्लेयर बचते हैं। वो है आर्थर एडवर्ड्स, डायना जो हैंडलर थी, और डायना अब काफ़ी मजबूत हो गई है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनने वाली है। और मतलब लूकस ग्रे तो ख़त्म हो गया है। और इसके बाद 47 का मतलब 47 से भी ये लोग काम ले चुके हैं। तो 47 को ये पॉइजन दे देती है। तो 47 को लगता है शायद डायना ने मुझे धोखा दे दिया। एक्चुअली वो पॉइजन इसलिए देती है कि वो चाह रही थी कि ये लोग एब्डक्ट कर लें 47 को। उसे पता था एडवर्ड्स जो है फिर से 47 को वही बनाने जाता है, मेमोरी डिलीट करके फिर से हार्डकोर किलर। तो उसे ये लोग ट्रेन में ले आते हैं, हिटमैन को ट्रेन में लाते हैं और वहाँ ये जगता है। तो बेसिकली डायना की चाल थी आर्थर एडवर्ड्स को खत्म करने के लिए। डायना भी प्रोविडेंस के खिलाफ है, तो ये जाता है और उसे खत्म करता है। तो ये बेसिकली इसी से एंड होता है कि अब इसके आगे क्या होगा। डायना बहुत पावरफुल हो गई है, प्रोविडेंस की मेन अब वही है। तो बेसिकली प्रोविडेंस खत्म भी हो गई है, लेकिन अब डायना ही है जो मेन पावरफुल है और इसी से ट्रिलॉजी खत्म होती है। तो ये इसकी स्टोरी थी। अब बात करते हैं लोकेशंस की। इसमें बहुत तरह की लोकेशन दिखाई है और बहुत वेरिंग लोकेशंस हैं। हर लोकेशन का अपना अलग मजा है। तो क्लाइमेट बदलता है, लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं, अलग अलग कंट्री में हैं, अलग अलग लोग ही हैं। एक तो आईसीए फैसिलिटी दिखाई ग्रीनलैंड में, जहाँ ट्रेनिंग वगैरह होती है। पेरिस की लोकेशन है जहाँ फैशन शो चल रहा है, वो बिल्कुल अलग है। Paris 47.
The show is just about to start. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Daria Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watch. फैशन शो वगैरह दिखा दिया है, मैराकेश है, बैंकॉक में दिखाया है, होटल है बहुत बड़ा, वहाँ हॉस्पिटैलिटी है, सब है, होटल का पूरा दिखाया है। बैंकॉक के 5 स्टार होटल ये होते हैं। Good luck, 47. होक्काइडो में थोड़ा बर्फ वगैरह दिखाई है, ठंडा मौसम है, वहाँ मेडिकल सेटअप दिखा दिया है, हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत मॉडर्न हॉस्पिटल है, वहाँ 47 गया है। मायामी में रेस कोर्स दिखाया है। Race is on its last day, and it is down to the wire. Thousands of eager fans are gathered for the final laps of this unexpectedly close race. Sierra Knox is expertly piloting her red Kronstadt car. Her father, Robert Knox, roams the nearby expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car. कोर्स दिखाया है, रेसिंग हो रही है, एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं। बम्बई दिखाया, मुंबई में इंडियन लोकेशन दिखाई गई है, स्लम्स है, पतली पतली गलियां हैं, बिजी स्ट्रीट्स हैं, इंडियन लोग हिंदी में बात कर रहे हैं। फिर विटेल्टन क्रीक दिखाया है, जहाँ हाई प्रोफाइल लोकेशन है, जहाँ कुछ वॉशिंगटन डीसी की तरह है, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं। वहाँ पे जाके ये जानूस बेसिकली वहाँ रहता है, जानूस को मारने जाता है। जानूस जैसे मैं आपको जानते हैं, पुराना कॉन्स्टेंट, तो जानूस रहता है। उसके बाद फिर दुबई दिखाया, जहाँ काफ़ी मॉडर्न एक बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा स्टाइल, तो वो दिखाई है। तो वहाँ पे वो जाता है, फिर वहाँ भी एक टारगेट होता है। डार्ट मोर दिखाया है, जो कि कैसेट टाइप का बना हुआ है। वहाँ पे डिटेक्टिव स्टाइल मिशन है, मतलब आप वो कलेक्ट करता है सारे क्लूज, उसके बाद डार्ट मोर में जाके उन्हें टर्मिनेट करता है। बर्लिन दिखाया है, जहाँ काफ़ी डार्क थोड़ा है वहाँ पे। वहाँ भी ओलिविया वहाँ पे है, जो हैकर मैंने जो बताया था, जिससे जो लास्ट लाई होती है लूकस की, तो उसी से ICA की एजेंट रिवील होती है। चोंगक्विन दिखाया है, कार्पेथियन माउंटेन्स में जो ट्रेन चल रही है वो दिखाई है। कैरेक्टर्स में ज्यादा नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पैदा करा है। कैरेक्टर्स में एजेंट 47 है, जो आप जानते हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट है। लूकस ग्रे, जो शैडो क्लैंड पहले जानते हैं, बाद में पता लगता है उसका दोस्त है, फिर पता लगता है उसके पास्ट के बारे में जानता है, फिर पता लगता है कि वो प्रोविडेंस के भी खिलाफ है। डायना बर्नवुड दिखाई है, जो हैंडलर है 47 की, और आर्थर एडवर्ड्स हैं, जो न्यू कॉन्स्टेंट बन गए। और मेन एंटागनिस्ट तो आर्थर एडवर्ड्स ही हैं। डॉक्टर ऑडमेयर की भी बात हुई है, जो जिसने ये क्लोनिंग स्टार्ट करी थी ये किलर्स बनाने के लिए। अब बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक काफी इंटेंस है, म्यूजिक हर जगह का इन्होंने थोड़ा वेरिएशन दिया म्यूजिक में। मेन थीम तो वही है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन देते रहे। एस्केप के टाइम अलग है, मेन मेनू में अलग है, और मिशन कंप्लीट होने पे अलग है, कहीं लड़ाई आती है तो अलग होता है। तो अच्छा म्यूजिक है, बहुत कैची म्यूजिक है, और हर जगह आपको अलग टाइप का म्यूजिक लगेगा। उसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो प्रोज में कह सकते हैं कि असैसिनेशन बहुत अच्छे हैं, एंजॉयबल है, आपको मजा आएगा मारने में, और बहुत तरीके से मारता है। कभी फैन से उड़ा देता है, कभी आप धक्का देके मार देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। स्टोरी सब चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर एक प्रो है कि मैप्स बहुत अच्छे हैं, मैप्स में कई तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं एनिमी को, और मैप बड़े भी हैं, और काफी मजा आएगी आपको मैप के लिए। अलग अलग डिस्गाइज आप कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रो ये है कि काफी वेरिएशन है हर लेवल में। एक लेवल भाई बिल्डिंग में है, एक लेवल मिडीवल कैसल है, एक आइलैंड है, कहीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कहीं कुछ है, कहीं शामेन दिखा दिए हैं। तो बहुत वेरिएशन दिया है लेवल्स में। और एक और प्रो ये है कि इसमें वेपन आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप फाइबर वायर है तो बिना वेपन के भी आप सारे मिशन कर सकते हैं, और मेन विलन को आप सिनेमैटिक स्टाइल में मार सकते हैं। मतलब अगर आप स्टोरी फॉलो करते हैं तो बहुत मजा आएगा। फिर एक प्रो म्यूजिक बहुत अच्छा है, जैसा मैंने बताया पहले, म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। म्यूजिक आप एडिक्टिव है, आपको अच्छा लगेगा सुन के। फिर एक प्रो ये ग्राफिक्स अच्छे हैं, और कोई हैंग नहीं होता, डायनेमिक्स अच्छी हैं, और जो भी अटैक करना वो करना आसान है। फिर एक प्रो ये है कि एक नया टाइप का इन्होंने गेम प्ले चालू करा है, जो डार्ट मून मिशन थी, उसमें भाई डिटेक्टिव स्टाइल में हिटमैन खेलता है, जो कि पहले नहीं था। तो अभी इन्होंने ये नया क्लूज इकट्ठा करो, फिर उसे करो, ये इन्होंने नया चालू करा।
और एक प्रो ये है कि स्टोरी बहुत अच्छी फ्रेम करी है, कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं है बहुत करेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया है फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो गए कि वो क्या है। तो ये भी एक प्रो है, मतलब कंफ्यूजिंग स्टोरी नहीं। अब बात करते हैं कॉन्स की। कॉन्स में ये है कि आप कई सारे क्लूज मिस कर सकते हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा प्रेशर में आप आ सकते हैं, टाइम फ्रेम टाइट होता है। और एक कॉन ये है कि मैप्स थोड़े से कभी कभी कंफ्यूजिंग होते हैं कि मल्टी लेवल मैप्स होते हैं तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर एक कॉन ये है कि कई बार रश हो सकता है कि आप समझ नहीं पाए अब क्या करना है, टाइम कम रहता है, तो इस तरह से थोड़ा कभी कभार रश भी रहता है, मतलब किसी मिशन में। तो ये बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स थे। तो रेटिंग की बात करें तो मेरी रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 रहेगी, और इसकी स्टोरी की रेटिंग बहुत अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है, मतलब 7 आउट ऑफ 10। बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन हाँ अच्छी स्टोरी है। और इसके बाद ग्राफिक्स भी इसके बहुत अच्छे हैं, 8 आउट ऑफ 10। और ओवरऑल ये बहुत अच्छा गेम है और आप खेल सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।